आइए जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। जब हम मोहम्मद गोरी के सल्तनत के बारे में बात करते हैं, तो अमूमन हमको ये पता नहीं होता कि उनकी पहुंच कहां से कहां तक थी। इसलिए सबसे पहले हम उनकी सल्तनत को मैप में देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी सल्तनत ईरान के कुछ हिस्सों पे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के हिस्सों पे, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया से होते हुए बंगाल तक थी। ये पूरी सल्तनत उन्होंने बहुत कम वक्त में बना ली थी। इससे मालूम होता है कि वो कितने कैपेबल और कितने एफिशिएंट रूलर थे। यही नहीं, अपने दुश्मनों को हराने के बाद जिस मोहब्बत और जिस इज्जत से वे अपने दुश्मनों के साथ पेश आते थे, उससे उनके दुश्मन भी उनके दोस्त बन जाते थे। जैसा हम आगे देखेंगे, कैसे पृथ्वीराज के बेटे ने गौरी के नीचे हुकूमत की। आइए उनकी जिंदगी के बारे में तफसील से जानते हैं। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 में घोर अफगानिस्तान में हुआ और उनका इंतकाल 1206 में। 1173 से 1202 तक अपने भाई गयासुद्दीन के साथ और 1202 से 1206 तक अकेले इतनी बड़ी सल्तनत को अच्छे से चलाया। इनको हिंदुस्तान में मुसलमान हुकूमत कायम करने का श्रेय भी जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, 1192 से लेकर 1857 तक दिल्ली में मुसलसल मुसलमान हुक्मरान थे। इस हुकूमत की नींव रखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हुकूमत मिलने के बाद सबसे पहले दोनों भाइयों ने अपने वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत किया। इसमें इन्होंने जमींदार, बदगिस, गलिस्तान, उरोजान, हेरात, कुशांग जीता। वेस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने के बाद इन्होंने फिर हिंदुस्तान की ओर रुख किया। 1175 में मुल्तान जीता, फिर मुल्तान से उच्च होते हुए अनहिलवाड़ा पहुंचे, जो कि चालुक्य का कैपिटल था। लेकिन यहाँ इनको हार का सामना करना पड़ा। जिस राजा ने इनको हराया उसका नाम भीमदेव था। बाद में मोहम्मद गौरी के सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे हरा के गुजरात को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया था। यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि गौरी की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि वो हार से निराश होने की जगह उससे सीखते थे और अगली बार वो कमी दूर करते थे। इतिहासकार कहते हैं, उनकी इसी अच्छाई की वजह से वो जहां भी गए वहां पे उन्होंने परमानेंट असर छोड़ा। 1179 में पेशावर उनकी हुकूमत में आ गया था। 1186 तक पंजाब और लाहौर उनकी हुकूमत में आ चुके थे। ये सभी जगह जीतने के बाद अब उनकी सीमा चौहान सल्तनत से लगने लगी थी। गौरी और पृथ्वीराज के बीच में दो बड़ी जंगें हुई। उसको जानने से पहले पृथ्वीराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वीराज के ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी 11 वर्ष की उम्र में आ गई थी। जायज है कि उस उम्र में वो हुकूमत के लायक नहीं थे। उनकी माँ ने 1 साल हुकूमत चलाई। उनके दो चाचा भी उनको हुकूमत के लायक नहीं समझते थे। पृथ्वीराज ने हुकूमत के लिए अपने चाचा अपार गंग की हत्या करवा दी। पृथ्वीराज ने उन दरबारियों को भी मरवा दिया जो उसके फैसला लेने में बाधक लगे। पृथ्वीराज के एक चाचा नागार्जुन गुड़गांव पहुंच गए थे। पृथ्वीराज ने उनका पीछा किया, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया। लेकिन उनके परिवार को बंदी बना लिया। उसके चाचा की जो हारी हुई सेना थी, उसको अजमेर लाके उनके सर कटवा दिए और उनके सिर किले की दीवारों के बाहर लगवा दिए। ये वाकया हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में गोपीनाथ शर्मा पेज नंबर 126 और 127 पे लिखते हैं। अति राष्ट्रवादी इतिहासकारों को ये सब जुल्म नहीं लगता। यही काम अगर किसी मुस्लिम शासक ने किया होता तो वो जालिम, बुरा और पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता। अब बात करते हैं उन दो बड़ी जंगों के बारे में जो गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई। पहली जंग 1191 में तराइन के मैदान में हुई। इस लड़ाई के बारे में आता है कि 1191 से थोड़ा पहले गौरी ने
तबर हिंद, जो आज भटिंडा कहलाता है, वो जीत लिया था। भटिंडा जीतने के बाद गौरी वापस जा रहे थे। तभी मालूम होता है कि पृथ्वीराज एक बड़ी सेना के साथ आ रहा है। ये वाकया लास्ट हिंदू एम्परर बाय सिनिया थेलबोट ने पेज नंबर 86-87 में लिखा है। इससे ये मालूम होता है कि गौरी की तैयारी पृथ्वीराज से लड़ने की नहीं थी। वो तो भटिंडा जीत के वापस जा रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना से दुगनी या तिगुनी थी, लेकिन कम से कम इतिहासकार कहते हैं दुगनी तो थी ही। ये ये जानना जरूरी है कि पृथ्वीराज अपने होम ग्राउंड में लड़ने जा रहे थे और गौरी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर थे। ऐसे हालात में जो सेना बाहर से आती है, वो ज्यादा बड़ी सेना लेके आते हैं, क्योंकि विदेशी सेना पे लड़ना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ गौरी की सेना छोटी थी और पृथ्वीराज की सेना दुगनी या तिगुनी थी। गौरी बहादुरी से लड़े, लेकिन पृथ्वीराज की बड़ी सेना के कारण और उनकी इतनी बड़ी सेना से लड़ने की तैयारी ना होने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हराने के बाद भी पृथ्वीराज की सेना गौरी को पकड़ने में नाकामयाब रही और गौरी के बहादुर सैनिक उनको बचा के वापस गजनी ले गए। दूसरी जंग 1192 में तराइन के मैदान में हुई। गौरी ने वापस जाके एक साल अगली जंग की तैयारी की और एक साल बाद 1,20,000 की फौज लेके तराइन पहुंचे। लेकिन पृथ्वीराज अब की 150 राजपूत राजाओं के साथ 3 लाख की सेना लेके पहुंचा। लेकिन एक साल पहले की मुसलमान फौज की बहादुरी भूला नहीं था। जंग में गौरी ने अपनी सेना को 30,000 के 4 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से को बचा के रखा और 90,000 सैनिकों को 3 लाख सैनिकों के सामने भेजा। लेकिन पृथ्वीराज की 3 लाख की सेना इन 90,000 के सामने हल्की पड़ने लगी। तब गौरी ने अपने बचे हुए 30,000 सैनिक भेजे। उनके आते ही जंग का पासा पूरी तरीके से गौरी की तरफ हो गया। पृथ्वीराज के सैनिक अपनी जान और अपनी तवायकों को बचाने में लग गए और पृथ्वीराज अपने किले की तरफ भागा, लेकिन वो पकड़ लिया गया। अब उत्तरी भारत में गौरी का सामना करने की ताकत किसी में नहीं थी। 1194 में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया और फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना के वापस गजनी लौट गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को हरा के गुजरात जीत लिया और इस तरह गौरी की हार का बदला ले लिया। लेकिन इसके बाद बुंदेलखंड, बिहार और बंगाल भी जीत लिया और इस तरह गुलाम वंश की स्थापना हिंदुस्तान में हुई। 1205 में गौरी फिर वापस आए और खोखरों को हराया। जाते वक्त एक खोखर ने उनको शहीद कर दिया। गौरी का पृथ्वीराज के साथ व्यवहार। पृथ्वीराज अपने दुश्मनों को पूरी तरह कुचल दिया करता था, जैसा उसने अपने दरबारियों और चचा को जान से मरवा दिया था और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी सख्त व्यवहार किया। लेकिन गौरी अपने दुश्मनों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, जिससे उनके दुश्मन भी उनका अच्छा अखलाक देख के उनके साथी बन जाते थे। गोपीचंद शर्मा लिखते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को फिर से अजमेर का राजा बना दिया था। उसने सिक्के चलवाए जिसमें एक तरफ मोहम्मद साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम था। गौरी के इतने अच्छे सलूक के बाद भी पृथ्वीराज ने गौरी को जान से मारने की साजिश की, जिसका पता लगने के बाद पृथ्वीराज को मृत्युदंड दिया गया। और ये तो आज भी होता है। कोई अगर देश के पॉलिटिशियन को या देश के नेता को या प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है, तो उसको मौत की सजा ही दी जाएगी। इंसाफ का तकाजा यही कहता है। कुछ लोग चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासों का हवाला देके कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया और गजनी ले गया, जहां पृथ्वीराज ने तीर से गौरी को मारा।
इस बात को कोई भी इतिहासकार सही नहीं कहते। ये केवल अति राष्ट्रवादी लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गौरी की शहादत एक खोखर के हाथों हुई थी, ना कि पृथ्वीराज के हाथों। यही नहीं, पृथ्वीराज के मरने के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के बेटे को अजमेर का राजा बना दिया था और पृथ्वीराज के कई रिश्तेदारों को अलग-अलग जगह का राजा बनाया। गौरी ने अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना ज़्यादा सही समझा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मुसलमानों के अगले 650 साल लंबे शासन की मजबूत नींव पड़ी। गौरी पृथ्वीराज से हर लिहाज से बेहतर शासक थे। पृथ्वीराज अपने पड़ोसी राजाओं के साथ सख्ती से पेश आता था। गौरी ने अपने दुश्मनों को उनका राज वापस करके हमेशा के लिए जीत लिया उनको। गौरी ने काफी कम सेना के साथ पृथ्वीराज की काफी बड़ी सेना को हराया। पृथ्वीराज शराब और औरतों का प्रेमी था, बल्कि गौरी इन सब से बहुत दूर थे। हिंदुस्तान में गुलाम को इंसान समझा ही नहीं जाता था, बल्कि गौरी अपने गुलामों को अपने बेटों की तरह रखते थे। उनके कई गुलाम उनके मिलिट्री कमांडर थे। ये इस्लाम की शिक्षाओं का ही असर था। उनका हिंदुस्तान जीतना हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते थे। गौरी की लीडरशिप में वो लड़ाई बंद हो गई और एक सेंट्रल लीडरशिप की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हुई। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया। हिंदुस्तान को मुसलमानों ने वो इमारतें दी हैं जो आज हिंदुस्तान की पहचान है। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि हम इतिहास पढ़ें सही से और दूसरों को भी बताएं।